अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम जरा स्टार्ट लेते हैं। हमने जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चंस आज इससे आगे लेके जाएंगे। मैंने कहा था ये दो क्लासेस हम जरा इस पे प्रैक्टिस करेंगे और सीवीपी। अच्छा, हमने इस पे 3 क्वेश्चंस जो है आई थिंक डिस्कस किए थे सनलाइट तक। अब डॉक्टर एस सन का क्वेश्चन जो है यहाँ से हमने शुरू करना। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा बड़ा ट्रिकी सा भी है थोड़ा सा। इसमें खासतौर पे कैश फ्लो बनाने वाला एक थोड़ा पॉइंट आपने ध्यान से देखना है। ओके, क्वेश्चन लेट्स इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एहसन इज renowned specialist. After 15 years of private clinic practice, has decided to build a small hospital and run it at subsidized rate. He hired services of a consultant and provided him with all necessary data, which is as follows. Construction will cost rupees 8 million. In 2017 and 2018, it will be completed at a cost of 13 million for 2 years. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये कि यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट पीरियड सिर्फ स्टार्ट ऑफ द ईयर नहीं है। यानी ये हॉस्पिटल आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो 2 साल चाहिए, एक पूरा साल चाहिए। ये 2 ईयर, ये जो फॉर 2 इयर्स लिख रहा है, कंस्ट्रक्शन विल कॉस्ट 8 मिलियन इन 2017 कि 2017 में 8 मिलियन कॉस्ट होगी और 2018 में इट विल बी कंप्लीटेड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 13 मिलियन फॉर 2 इयर्स। और ये कंप्लीट होगी टोटल कॉस्ट में 13 मिलियन फॉर 2 इयर्स। अब यहाँ पर पेमेंट कब की है, दिस इट हैज नॉट बीन मेंशन। ये चीज से यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या पेमेंट आपने स्टार्ट पे की है या एंड ऑफ द ईयर की है। ठीक है, उससे काफी फर्क पड़ता है ज्यादा सोल्यूशन पे। तो नॉर्मली हम चूंकि स्टार्ट लेते हैं इसलिए मैं इसको स्टार्ट पे ही लेके हम चलेंगे। उसके बाद लिखते हैं इक्विपमेंट विल बी परचेज इन 2018 फॉर 1 मिलियन और 2018 में आप इक्विपमेंट खरीदोगे 1 मिलियन का। हॉस्पिटल विल स्टार्ट फंक्शनिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। ठीक है, यानी 1 जनवरी 2019 को जो है वो आप फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए 2 साल मेरा इन्वेस्टमेंट पीरियड है और उसके बाद मुझे रिटर्न आना शुरू होगा। और उसके बाद वो कहते हैं स्टाफिंग विल कॉस्ट 1.6 मिलियन पर ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2019। ठीक है, ये भी 2019 से स्टार्ट होगी। एक्सपेंसेस भी, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी 500,000 पर ईयर। ये भी हमारी आ गई चीज 2019 से। डोनेशंस आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव एट 1 मिलियन पर एनम। ये हमारी रसीट पे आएगी। फ्री फी फ्रॉम पेशेंट इज लाइकली टू बी 4.5 मिलियन पर एनम। ये पेशेंट से आप फी लोगे। इक्विपमेंट विल बी सोल्ड एट 400,000 इन 2022 एंड न्यू इक्विपमेंट कॉस्टिंग 2 मिलियन विल बी परचेज। यानी ये फर्दर दरमियान में एक साल ऐसा है जिसमें आपने इसको बाय करना है। ठीक है, उसके बाद यानी एक सेल करना, एक बाय करना है। हर्डल रेट इज 10%। इग्नोर इनकम टैक्स। इसने इनकम टैक्स इग्नोर किया है और ये प्रेजेंट वैल्यू दी है और प्रेजेंट वैल्यू 10 इयर्स की है। ठीक है, एज अ कंसल्टेंट कंप्यूट ईयर वाइज कैश फ्लो रेलिवेंट टू एनालिसिस अलोंग विद प्रेजेंट वैल्यू ओवर 10 ईयर पीरियड। देखो इस क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि पहले 10 साल का आप कैश फ्लो बनाओ ईयर वाइज। अच्छा, ये वर्ड भी देखिए, ईयर वाइज, हर साल का अलग कैश फ्लो बनाओ relevant to analysis along with net present value over the 10 years period. Okay, now let's start this question. Dr. S, अच्छा इसमें अब चूंकि कैश फ्लोज हैं ज्यादा तो हम इसका एक तरीका ये होता है कि हम ईयर्स जो है वो कॉलम्स की बजाय इसको रो में ले लेते हैं। ठीक है जी, जैसे पहला साल है 2017, उसके बाद 2018, ओके। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं
10 ईयर्स यहाँ से आगे स्टार्ट करने हैं, यानी 2019, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आई थिंक 10 ईयर हो गए होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, यहां से अब हमने सारी कैलकुलेशन कर जी। 2017 में पहले कैश फ्लो बनाते हैं। कैश फ्लो में देखिए, जो क्वेश्चन में लिख रहा है, जहां जहां से डाटा आ रहा है मैं वहां से ले रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन आपकी स्टार्ट होगी 8 मिलियन। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगेगी 8 मिलियन 2017 में। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और 2017 में जो हमारी कॉस्ट लगेगी, और अमाउंट जो है ना, हम इसको जरा यहाँ मैं लिखता हूँ, ऑल द अमाउंट्स आर इन ₹1000। ठीक है जी, मैं ये जितने अमाउंट्स ले रहा हूँ ये थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, ये 8 मिलियन की अमाउंट है, ये काफी बड़ी अमाउंट है, इसको मैंने थाउजेंड में कन्वर्ट कर दिया और ये माइनस में लिखनी है। 2017 में 8000 या 8 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, और 2080 वो कहता है इट विल बी कंप्लीटेड टोटल कॉस्ट ऑफ 13 मिलियन फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 साल में जो कॉस्ट लगेगी वो 13 मिलियन, जिसमें 2017 की कॉस्ट उसने हमें बता दी 8 मिलियन। इसके बाद 5 मिलियन की कॉस्ट जो है वो 2018 में। ये हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। ठीक है, इसके बाद वो लिख रहे हैं इक्विपमेंट विल बी परचेज्ड इन 2018 फॉर 1 मिलियन। अब इक्विपमेंट हमने खरीदना और ये आप खरीदेंगे 2018 में, और ये 1 मिलियन का, तो यहां से 1 मिलियन मैंने माइनस किया। देन फिर वो आगे लिखते हैं जी के hospital will start functioning with effect from January 19 fine. Staffing will cost 1.6 million per year starting from 2019. अब ये स्टाफ कॉस्ट है। स्टाफ कॉस्ट जो है ये हमारी स्टार्ट होगी 1.6 मिलियन 2019 से। ये 1.6 मिलियन ये हर साल आप इसको लेंगे 10 ईयर्स तक। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा कि 10 ईयर्स में ये 2 ईयर शामिल नहीं होते। ये 10 ईयर्स का स्पैन जो है आपका, एक मिनट नीचे पढ़िएगा। As a concern to complete year-wise cash flow relevant to analysis along with net present over a 10-year period. Okay. अच्छा, 10 ईयर पीरियड जो है ना उसके अंदर फिर ये शामिल नहीं होंगे लास्ट, ये 10 इसको खत्म कर, यानी 2 ईयर्स आपका कैश आउटफ्लो है और 8 ईयर आपके कैश इनफ्लोस। ठीक है जी, ये भी आउटफ्लो है, यानी एक्सपेंसेस हैं 1600, सॉरी ये मैंने प्लस में लिख दिया था, इसी को ले जाइए यहाँ पर 8 ईयर्स तक। ठीक है, स्टाफ कॉस्ट के बाद नेक्स्ट कहता है अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट 500,000 पर ईयर। अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कहता है 500 पर ईयर, यानी 500,000। ये भी हमने कॉपी कर लिया सेम। देन डोनेशंस आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव्ड एट 1 मिलियन पर annum। ये डोनेशंस आपको हर साल 1 मिलियन मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, डोनेशंस जो आपको मिलेंगी वो 1 मिलियन की है हर साल, तो वो भी यहां से स्टार्ट करोगे 1 मिलियन, ये प्लस में लिखेंगे हम, ये सारा 1 मिलियन आपको मिल गया। डोनेशन के बाद कहता है फी फ्रॉम पेशेंट टू बी 4500 पर एनम। फी फ्रॉम पेशेंट, यानी हर साल 4.5 मिलियन हमें ये भी कैश मिलेगा हर साल। तो हर साल का कैश फ्लो अभी तक सेम है, लेकिन आगे लिखता है इक्विपमेंट विल बी सोल्ड फॉर एट ₹400,000 इन 2022, यानी सेल ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट जो है वो आप सेल कर दोगे 2022 में, और कितने में सेल करेंगे, उसने लिखा है जी कि 400,000। ये क्या, जब सेल करेंगे तो कैश आएगा, लेकिन इसके साथ फर्दर लिख रहे हैं एंड न्यू इक्विपमेंट कॉस्टिंग 2000 विल बी परचेज। और न्यू इक्विपमेंट जो आप खरीदेंगे ऑब्वियसली इसी साल में, और ये होगा 2000। अच्छा, उसके बाद तो हर्डल रेट दिया हुआ है, बस ये यहां तक आप कैलकुलेट करो तो यहाँ ये बनेगा कैश फ्लोस, और इसमें टैक्सेशन है नहीं, बस सिंपली दीज आर नोन एज कैश फ्लो। इसको यहाँ पे हम टोटल करते हैं, 0 ईयर में
8,000 मेरा कैश आउटफ्लो होगा और इससे अगले सालों में ये सारा कुछ में कैश आउटफ्लो आ रहा है और कुछ में कैश इनफ्लो आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ कैश फ्लो के बाद अब मुझे इसको, अब ये देखें इसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने पहला हिस्सा कैलकुलेट कर लिया। एज एन अकाउंटेंट कंप्यूट द ईयर वाइज कैश फ्लोज रेलिवेंट टू एनालिसिस अलोंग विद नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हर्डल रेट चाहिए मुझे। हर्डल रेट उसने दिया हुआ है 10%। तो ये 10% पे जो वैल्यूज आ रही हैं ये आप लोगे। ठीक है जी, ये वैल्यूज लो और इसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लें। 0 ईयर का 1 आएगा और उसके बाद 10 ईयर्स पे जाना है। ये देखिए दिया हुआ है 10 ईयर्स का, तो ये हम भाई उसी तरह कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.10 0.909। अब इसी तरह इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आखिरी वैल्यू आ रही है 0.424। 0.424 चेक करते हैं। 0.424 ये 9 ईयर्स हुए हैं। अच्छा, 1 साल और है। ठीक हो गया। ये मैंने 9 ईयर 10 ईयर नहीं हुए, ये 9 हुए। इसको काउंट नहीं करना तो ये 0 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और आएगा 2017 और इसमें भी कैश फ्लो वही होंगे, सेम कैश फ्लो। और इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो 0.386 बनेगा, जो टेबल में गिवन भी है। ये देखिएगा 0.386। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाए। डिस्काउंटेड कैश फ्लो जिसको प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। अब 8,000 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और ये सारा इसी तरह 6,000 को 0.909 से, 3,400 को 0.826 से एंड सो ऑन। ये मैंने सारा मल्टीप्लाई किया। ठीक है। अब इसके बाद इसको जब मैं टोटल कर लूंगा तो दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये मेरा आंसर होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये सारों को प्लस कर ले, यानी 8,000 से लेकर 1311 तक ये प्लस किया तो 3353 जो मेरा रिजल्ट आ रहा है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया स्पेसिफिकली। दिस वन इज द फाइनल आंसर। ठीक है। उसने जो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट में कहा एज ए कंसल्टेंट कंप्यूट ईयर वाइज कैश फ्लो, जो ईयर वाइज कैश फ्लो हमने कैलकुलेट किया है relevant to analysis along with net present value। अब यहाँ आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमने एनवीटी क्यों नहीं यूज की। हालांकि हम एनवीटी यूज कर सकते थे क्योंकि कैश फ्लो सिर्फ 1 साल में मुख्तलिफ है। बाकी यहाँ से 3,400 यहाँ पे भी एनवीटी लग सकती है, ये 3 सालों में भी एनवीटी लग सकती है। तो हमने क्यों नहीं लगाई कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखे ईयर वाइज कैश फ्लो मांगा हुआ, इसलिए हमने उसको अलहदा लिया। ठीक है। उसके बाद कहता है गिव योर रिकमेंडेशन टू द ऑनर दैट वेदर और नॉट द क्लिनिक शुड बी बिल्ट, गिव रीजन टू योर आंसर। ये छोटा सा आंसर देना है कि बताना है कि इसको बिल्ड करना चाहिए या नहीं। ठीक है। तो इस पे आप सिंपली क्या लिखोगे, डॉक्टर एसन should be recommended, should build the hospital because net present value of the project shall be rupees 3,353,000, क्योंकि एड पे आपने थाउजेंड्स में कन्वर्ट किया था ना वैल्यू, तो इसको दोबारा हमने उस पर लिख दिया। बस इतनी सी बात आपने लिखनी है, रीजन बतानी है कि क्यों आप इसको लोगे। ठीक है। और अगर बहुत और थोड़ा लिखना है तो लिखेंगे if the net present value is positive as in this question, it represents that profits, that project can be profitable।
ये आंसर है। चलिए ठीक है, मैं कर देता हूँ। ठीक है, आपका ज्यादा जो कंसर्न आ रहा है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या है। जैसे मैंने स्टार्ट भी किया था तो आपको लोगों को कहा था कि इसमें सबसे ट्रिकी पॉइंट ही यही है और इसमें कोई मसला ही नहीं है, बाकी तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। देखिए पहली बात है कि इसमें इन्वेस्टमेंट 2 सालों में हो रही है। अगर डाटा में देखें तो वो लिख रहा है कंस्ट्रक्शन विल कॉस्ट 8 मिलियन इन 2017 and 2018. In 2018 it will be completed with a total cost of 13 million for 2 years। यानी ये जो कह रहे हैं 2018 में ये मुकम्मल होगी और उस पर टोटल कॉस्ट लगेगी 13 मिलियन की, जो 2 साल की कॉस्ट है। यानी पहले साल की कॉस्ट 8 मिलियन है, दूसरे साल की फिर ऑटोमेटिकली 5 मिलियन होगी। ठीक है। अच्छा, अब आगे उसे लिखा भी है कि हॉस्पिटल विल स्टार्ट फंक्शनिंग विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2019। अब सवाल ये है कि नीचे उसे 10 ईयर्स का है, 10 ईयर्स पीरियड, और मेरी टेबल में वैल्यू जो है वो भी 10 ईयर है। जो इन्वेस्टमेंट ईयर होता है वो नॉर्मली 0 ईयर होता है, लेकिन जिस साल में जब इन्वेस्टमेंट 2 साल में हो रही हो तो इन्वेस्टमेंट ईयर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि मुझे 9 ईयर आगे तक लेके जाने हैं, यानी काउंट यहां से होगा, ये हमेशा ईयर 0 होगा। यहां से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह हमने इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, ये जो हमने कैलकुलेशन की है ना, 2017 0 ईयर बनता है जी, बिल्कुल। 2017 0 ईयर है और 2018 जो है ये मेरा फर्स्ट ईयर कंसिडर है। ठीक है, इसको यानी ये आप कह लो कि 2017 का स्टार्ट है ये कॉस्ट, और ये 2018 का एंड है, स्टार्ट है, यानी ये हम स्टार्ट पे पे करेंगे। कॉस्ट हम अज्यूम कर रहे हैं, इसमें मैं लिख देता हूँ कि इट हैज बीन अज्यूम्ड। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी। has been assumed that investment in 2017 and 18 was made at start of year। जब इसको लूंगा तो यहां से फिर आप 2017 का जो स्टार्ट है ना वो आपने स्टार्ट में लेना है, तो फिर मैं इसको ईयर चेंज करूंगा, इसको 2016 करना पड़ेगा और इसको 2017 ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जब आपने कहा जी कि 2017 में स्टार्ट कर रहा हूं तो ये 2017 का स्टार्ट है। 2016 ये जब हम 16 लिखते हैं तो ये एंड होता है, ये 2017 लिख रहा हूं तो ये एंड है, इसका एंड अगले साल का स्टार्ट होता है। इसको हम लेंगे ईयर 0 और इसको लेंगे ईयर 1। ये ईयर 0 और ये ईयर 1, और आगे इसी तरह ईयर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह ये और ये सब बनाया। अच्छा, अभी आपने क्वेश्चन किया कि ये टेक्निकल क्वेश्चन किस तरह मिलेंगे। ये कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये है कि ये क्वेश्चन अगर आपने ऐसे क्वेश्चन लेने तो सबसे बेस्ट बुक जो है वो गैरिसन की है। गैरिसन में आपको मिल जाएगी ये वाले क्वेश्चन इस तरह की, गैरिसन नॉलेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोर ऑफ अवेयरनेस, इसमें रिक्वायरमेंट देखिएगा, इसमें भी वो कह रहा है कंप्यूट द एनपीवी, कंप्यूट द एनपीवी शुड द गवर्निंग बोर्ड अप्रूव द फिल्ट्रेशन प्लांट इंस्टॉलेशन। ठीक है, यहाँ पर ये रिक्वायर कर रहा है हमसे। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और
आपने फिल्ट्रेशन प्लांट को अप्रूव करना है या नहीं करना, ठीक है। उसके लिए वही एनपीबी को आप देखते हुए करेंगे। तो क्वेश्चन देखें, डोर ऑफ अवेयरनेस इज अ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन which operates various schools in the city where free of cost education is provided to the students. One of the school does not have clear drinking water facility. The water that is supplied by municipal supply corporation is not clean, but the same is used for drinking purposes. Lately, the water has become undrinkable, and the school decided to install drinking water filtration plant in the school premises. Board estimate the plant would cost 108,250. ठीक है जी, आपकी जो कॉस्ट लगेगी 108,250 की है। एट द सेम द स्कूल ₹16,150 एनुअली फॉर 10 years, और इसकी वजह से हमारी हर साल 16,150 रुपए की कॉस्ट सेव होगी। स्कूल हर्डल रेट इज 8%। छोटा सा क्वेश्चन है और 15 मार्क्स का, ठीक है। अब देखिए इसमें हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डोर ऑफ अवेयरनेस। ठीक, तो यहां से हम पहले लेते हैं ईयर्स। ये हम नॉर्मल रूटीन में करेंगे जैसे करते हैं। 0 ईयर और प्रोजेक्ट कितने साल का, 10 साल आपको सेविंग होगी, यानी 1 से लेकर 10 साल तक इक्वल सेविंग होगी। तो आपने इसको इसी तरह कंबाइन कर दिया, अलग अलग लिखने की यहाँ जरूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ कैश फ्लो लिखते हैं, कैश फ्लोस। अब 0 ईयर में मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 108,250 है, ये माइनस में लिखना है हमने। और उसके बाद हर साल की जो मेरी सेविंग होगी वो 16,150, 16,150, और यहाँ एन्युटी फैक्टर लगेगा। अब यहाँ पर मैं एन्युटी फैक्टर लेते हैं। अब हर्डल रेट कितना दिया हुआ है उसने, अब हर्डल रेट प्रेजेंट वैल्यू एट वैल्यू फैक्टर एट डिफरेंट कट ऑफ रेट, ओके, डिफरेंट रेट्स पे है। तो 8% पे भी कैलकुलेट करूंगा और 10% पे भी करूंगा, ठीक है। 8% पे अब यहाँ पर एन्युटी फैक्टर लेना है मैंने। ये एन्युटी फैक्टर, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ एट 8%, एज पर क्वेश्चन 8% पहले निकालूंगा। इसका तो फैक्टर यकीनी बात है हमारा 1 ही आएगा। 0 ईयर का हमेशा फैक्टर जो है वो 1 होता है, और अगले साल का फैक्टर उसने दिया हुआ है, ये देखिएगा एन्युटी फैक्टर 8% पे 6.710। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू या डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब प्रेजेंट वैल्यू के लिए 108,250 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 16,150 को 6.710 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको प्लस कर ले तो ये 117 जो है ये प्लस में आ रहा है, ठीक है। एक तो आंसर ही आया, लेकिन ये आंसर आया कितने परसेंट पे, 8%। अब वो कहता है जी कि डिफरेंट कट ऑफ रेट पे आपने कैलकुलेट करना। अब दूसरा भी कैलकुलेट करते हैं 10% पे, ठीक है। अब एन्युटी फैक्टर लिया हमने एट 10%, पहले साल का उसी तरह आएगा 1, लेकिन दूसरे साल का अब हम देख लेते हैं, ये है 6.145। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू ली 108,250 इंटू 1, और दूसरा किया 99,242। अब 9008 जो है वो नेगेटिव वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि बताइए कि एनपीवी तो निकाल ली, शुड द गवर्निंग बोर्ड अप्रूव द फिल्ट्रेशन प्लांट इंस्टॉलेशन। तो मैं यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली इस तरह लिखूंगा कि इफ द डिस्काउंट, इफ द हर्डल रेट is 8%,
then board then governing board should accept the proposal, but and if hurdle rate is 10%, then governing body should not accept the proposal. अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज मैं बता दूं कि आपके माइंड में कंफ्यूजन हो कि मैंने दोनों पे क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हर्डल रेट गिवन नहीं है। अलबत्ता वो कहता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो डिफरेंट कट ऑफ रेट्स पर ये दिए हुए। अगर 8% कट ऑफ रेट लगाता हूं तो तब क्या होगा, 10% लगाता हूं तो तब क्या होगा। अच्छा, ये 8% हर्डल रेट दिया हुआ, सॉरी मैंने देखा नहीं, 8% दिया हुआ, तो फिर इसकी जरूरत नहीं, ये जो मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है, इसको काट दे, इसकी जरूरत। तो फिर आप 8% करेंगे तो बिल्कुल आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। वो लिखा हुआ था, मुझे नजर नहीं। ये अब इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और क्यों करना चाहिए इसके रीजन भी लिख देते हैं। बिकॉज एट दिस हर्डल रेट द प्रेजेंट डिस्काउंटेड या नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव। नेट प्रेजेंट वैल्यू वेरी पॉजिटिव, इसमें बस यही आंसर आए। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स का हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। आपने पूछा जी 10% पे क्यों नहीं कैलकुलेट किया। ठीक है, इसलिए कैलकुलेट नहीं किया हमने क्योंकि उसने हर्डल रेट क्वेश्चन के अंदर गिवन। ठीक है, हर्डल रेट वो रेट होता है कि जिससे कम पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, यानी हर्डल रेट वो है कि जहां कम अज कम इतना रिटर्न आपको मिलना चाहिए। अगर 8% पे लगाकर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरी बात आपने पूछा एनवीटी का फार्मूला मेंशन कर दें, तो एनवीटी का फार्मूला मैंने लास्ट टाइम भी लिखा था और लास्ट टाइम भी बताया था, और फिर बता देता हूँ आपको। एनवीटी अगर लगानी हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी, इसका फार्मूला होगा आर इंटू 1 माइनस ब्रैकेट स्मॉल 1 प्लस आर स्मॉल रेज टू पावर माइनस एन होल डिवाइडेड बाय आर और ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला इस पे वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो ये आपके डायरेक्ट ये वैल्यू निकालेगा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अगर आर हटा देंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये 6.710 निकलेगा, 8%, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सिल्वर कंपनी लिमिटेड, Silver Company Limited is considering a new product line to supplement its range line. It is anticipated that new product line will involve cash investment of rupees 700,000 at time zero. यानी जो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी 0 ईयर में वो आपकी 700,000 होगी एट ₹1 मिलियन इन ईयर 1। इसमें इस क्वेश्चन में भी 2 साल इन्वेस्टमेंट हो रही है। पहले साल इन्वेस्टमेंट यानी 0 ईयर में 700,000 है, ईयर 1 में इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन है। लिखता है आफ्टर टैक्स कैश फ्लो ऑफ 600,000 आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईयर 2 टू ईयर 5, और यहाँ पर आफ्टर टैक्स कैश फ्लो उसने लिख दिया है तो इट्स ओके। ठीक है, यानी ये आफ्टर टैक्स है, इसमें जो टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लगाया हुआ है। 600,000 मेरा सेकेंड ईयर से लेकर 5th ईयर तक कैश फ्लो सेम, तो आई कैन यूज द एनविटी हियर।
ठीक है, यहाँ मैं एन्युटी यूज करूंगा क्योंकि टेबल नहीं थी, और टेबल नहीं दी तो आप कैलकुलेटर पे मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा। आइएगा यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, सिल्वर कंपनी। अच्छा जी, अब इसमें देखें तो यहां से स्टार्ट हियर, उसी तरह लेते हैं 0, 0, 1, ये तो इन्वेस्टमेंट ईयर हो गए। उसके बाद ईयर 2 से 5, 2 से 5, 2-5, ठीक है, 2 से 5 तक कैश फ्लो। अब यहां से आपने एन्युटी फैक्टर लेना। अच्छा, यहां जरा केयरफुली लेना है, एक थोड़ा सा इशू आपको यहाँ फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम डिलेड एन्युटी कहते हैं, क्योंकि एन्युटी स्टार्ट हो रही है सेकंड ईयर से, फर्स्ट से नहीं। अब यहाँ पे कैश फ्लो में आते, देखो 0 ईयर में मेरी इन्वेस्टमेंट है 700,000, और ये जो कैश फ्लो है इसको मैं इन 1000 कर देता हूँ, ठीक है जी, इन 1000। तो 700 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ गई। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी 1 मिलियन है, तो अगर इसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट करूं तो 1000 आएगा, और ये भी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सेकंड से फिफ्थ ईयर तक हर साल आपको 600,000 मिलेगा कैश इनफ्लो। ये 600,000 आपका कैश इनफ्लो हो गया, ईयर्स 2, 3, 4, 5, 4 साल का 600, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एन्युटी फैक्टर चाहिए। एन्युटी फैक्टर अब कितने परसेंट पे चाहिए? देखो रिक्वायरमेंट नंबर 1 देखिए, वो कहते हैं जी कि इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, व्हाट इज द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, इज इट एक्सेप्टेबल? 15% पे मुझे मैंने लेना है एट 15%, ठीक है जी। अब 0 ईयर का फैक्टर जब निकालेंगे, वो तो आपको पता है कि 1 आएगा हमेशा, 1। अच्छा, पहले साल का निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड से लेकर फिफ्थ ईयर तक कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए आप कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करोगे तो एक चीज का ख्याल करना पड़ेगा आपको, अगर कैलकुलेटर पे करोगे, क्योंकि ये एन्युटी कितने साल की बनती है, ठीक है। अगर मैं इस फार्मूले को यूज करूं, ये फार्मूला मैं यहां लाता हूं एन्युटी फैक्टर का, आर हटा रहा हूं, कैपिटल आर। इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करके दिखाऊं तो 1 प्लस आर, आर है मेरे पास 15%, यानी 1.15 रेज टू पावर माइनस एन। आप देखो एन्युटी कितने ईयर की है, 2, 3, 4, 5, 4 ईयर्स की। 5 ईयर नहीं लेने, आपकी एन्युटी है 4 ईयर की, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपकी स्टार्ट कब से हो रही है? सेकेंड ईयर से। अब ये पॉइंट बड़ा अहम है, सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले 5 कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। 5 कैलकुलेट करूंगा और उसपे जो 1 वाला फैक्टर है वो माइनस कर दूंगा। यहां तक जो कैलकुलेट होगा ये आपका 5 साल का एन्युटी फैक्टर है, यानी 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे चाहिए 2, 3, 4, 5, तो जो 1 वाला फैक्टर है वो 0.870 जो ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ वो माइनस कर दो। ये जो आंसर आएगा वो यहां लाओगे। अब जरा कैलकुलेटर पे मैं कैलकुलेट करता हूं, 1.15 रेज टू पावर -5, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 0.15, और होल डिवाइडेड बाय, ये फार्मूले में नहीं लिखा मैंने, होल डिवाइडेड बाय 0.15, या तक आपका 3.352, इसमें से मैंने 0.870 लेस कर देना है, तो ये बनेगा 2.482, ये फैक्टर है।
आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लो, मैंने इस वैल्यू से कैलकुलेट किया, ठीक है। अब जैसे ये कैलकुलेट किया, अब आप इसको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लें। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। 700 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1000 से, 1 से, फिर इसको 0.870 से, और फिर इसको 2.482 से, इसको प्लस कर लें तीनों वैल्यूज को, तो 80 माइनस में आंसर आ रहा है, प्लस में नहीं आ रहा, ठीक है। ये एनपीवी कैलकुलेट हो गई। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एनपीवी निकाल ली। इज इट एक्सेप्टेबल, आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट is not acceptable as it will decline net cash by ₹80,000, ठीक है। इससे हमारा जो कैश है वो 80,000 से कम हो जाए, ठीक। और इसकी बेस पर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट नहीं कर। ये तो था पहला हिस्सा। अब दूसरा कहता है व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी IRR कैलकुलेट करना। अब देखो यहां तक हमने कैलकुलेट किया हुआ है, IRR के लिए मुझे कोई अलग कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इसी क्वेश्चन में अब मैं एक्टिव एन्युटी फैक्टर लेता हूं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एन्युटी फैक्टर कितना लूं। देखो 15% पे हमने कैलकुलेट किया था तो -80 आ, ठीक है, -80। तो अब यकीनी बात है, अब मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए मुझे एनपीवी को कम करना पड़ेगा, यानी ये 13% पे ले जाता, वैसे तो 14 पे भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1.13, और अब ये वाली कैलकुलेशन इस तरीके से दोबारा कैलकुलेट करनी है कैलकुलेटर पे, यानी 15% की बजाय अब मैं 13% अगर एन्युटी लगाता हूं और इसमें से माइनस करूंगा 0.885, जो फैक्टर आपने कैलकुलेट किया है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। रेस्ट पावर -5, फैक्टर आ रहा है 3.517, और इसमें से माइनस करो 0.885, तो ये बनेगा फैक्टर 2.632, ये एन्युटी फैक्टर आ गया। अब मैं इसकी वजह से दोबारा प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं 13% पर, तो 700 इंटू 1000 इंटू 0.885 और 1579। अब इसको कैलकुलेट किया, ये स्टिल माइनस है। अब इसको और कम करना पड़ेगा, इसको 12% पे ले जाए, थोड़ी सी कैलकुलेशन पे और कम करना है, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे इसको 12% पे लेकर के, यार 0.893। अब फार्मूला में ये यूज करूंगा, 1 minus 1.12 raised to power -5 divided by 0.12 minus 0.893। अब इसको कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। 1.12 raised to power -5 893, ये आ रहा है 2.75 2.712, और अब देखें ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। 34, 12% पे एन्युटी फैक्टर 34 प्लस है, 15% पे नेगेटिव है,
अब IRR का फार्मूले से पहले वही चार चीजें लिख लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। ए की वैल्यू क्या है, ए का मतलब क्या था, लो रेट, वो रेट जो लो है। अब ए का लो रेट देखें कितना है, इसमें दो रेट लगाए, एक 15%, एक 12%। इनमें से लो रेट जो है डेफिनेटली वो 12%। और बी हाई रेट, और हाई रेट है 15%। ए का रेट है 12%, बी का रेट है 15%, ए और बी। अब मुझे एनपीवी एट ए चाहिए, यानी एनपीवी लो रेट पर, लो रेट पे एनपीवी 34 है, और एनपीवी एट बी हाई रेट पर एनपीवी -80। ठीक है, पहला काम हमने वही करना है। फार्मूला आपका IRR का आपको याद होगा कि अगर आप कहते हो दोबारा लिख देता हूं, IRR इज इक्वल टू ए प्लस NPV at A in NPV at low rate divided by NPV at low rate minus NPV at high rate, or into B minus A। ये फार्मूला एक दफा फिर लिख दिया मैंने। अब यही वैल्यू देखते हैं, ये देखो चार वैल्यू मैंने निकाल ली, ए एन ए एन बी। अब एन ए माइनस एन बी करना है, यानी दोनों को ऐड कर लेना है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ये 119 आया, इन दोनों को डिवाइड किया आपस में, एन ए ये है डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी 115, और इसको हमने डिवाइड किया, ये आंसर आया। अब ये हिस्सा जो मैंने कैलकुलेट किया वो अभी तक यहां तक कैलकुलेट हुआ है, इसको b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और b माइनस ए कैसे निकलेगा, 15% माइनस 12%। ठीक है, अगर इसको परसेंट में देखें तो ये 3% आ गया। अब 0.30 को 3% से मल्टीप्लाई कर दें, 0.90। 3% नहीं है, लो रेट है हमारा 12 बी माइनस से। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया, एन ए डिवाइड बाई बी टू दिस, और इसमें प्लस कर लो, ए है 12%, ए है 12%। अब इसको प्लस कर ले तो मेरा फाइनल आंसर आ गया, दैट इज IRR। $12.90 is the IRR, internal rate of return इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, तीसरा पूछ रहा है, व्हाट वुड द केस इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वाज 10%। वो कह रहा है जी कि अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% हो तो बताइए केस की सिचुएशन क्या होगी, व्हाट वुड बी द केस, यानी क्या होगा। तो इसका मतलब एनपीवी मांग रहा है, यहाँ पर एनपीवी निकालनी पड़ेगी। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, अब इसको वो कहता है व्हाट वुड बी द केस। ओके, अगर 10% हो जाए तो एनपीवी क्या होगी 10%। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा ले आए, इतना हिस्सा हम ले लेते हैं, ये सी पार्ट है, और एनपीवी हम लेते हैं 10%। अब इसका 10% लिया, कैश फ्लो तो वही देंगे 0.909, और इसको कैलकुलेट किया, और इसके लिए वही फार्मूला जैसे मैंने लिखा था, दिस वन। लेकिन अब ये कैलकुलेट करूंगा 10% पे, तो 1 माइनस 1.12 की बजाय 10 रेज टू पावर 5 माइनस रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.10 और माइनस 0.909।
इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, ये आ रहा है 1.10 रेज टू पावर -5, 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 0.10 और -0.949, ये फैक्टर आ रहा है 2.882, 2.882, तो ये 120 पॉजिटिव हो रहा है। तो आप कहेंगे कि इफ द डिस्काउंट रेट is 10%, then project should be accepted because at this level the NPV is positive। ठीक है जी, मैं ये क्वेश्चन करके फिर आपके ये जो क्वेश्चन आपने लिखे हुए इसका जवाब देता हूँ। और आखिर में कहता है प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब पे बैक के लिए इसके लिए मैं टेबल पूरी बनाऊंगा, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, इसके लिए मैं ज्यादा आसानी के लिए सारी टेबल बनाता हूँ। 0, 1 इसको अलग-अलग कर देता हूँ, 2, 3, 4, 5 ईयर्स तक। कैश फ्लोज हमारे सामने हैं, ये लिखे हुए। 0 ईयर में कैश फ्लो 700 है, देन 1600 और ईच है। हर साल 600 हमारा कैश फ्लो। इससे आगे चलिएगा जी नेक्स्ट में। अब एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो निकालना है, कैश फ्लो इन ₹1000। ठीक है, अब एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो कैसे निकलेगा, वो जैसे हमने पढ़ा था, पहला 700, फिर 700 प्लस 1000 1700, फिर 1700 में से 600 रिकवर हुआ, फिर इसमें से 600 रिकवर हुआ, फिर 600 रिकवर हुआ, अल्टीमेटली ये पे बैक यहां तक निकल आया। अब इसको पे बैक लिख लीजिएगा, पे बैक पीरियड। अच्छा, अब यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट पीरियड है 0 और 1, पे बैक यहां से शुरू होगा 1 और 1, और यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो 500 को मैं डिवाइड कर दूंगा 600 पर। ये हम सेवरल टाइम पीछे क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो इट मींस 2.83 इज द पे बैक पीरियड। टू 2.83 years। जी जी, तो ये क्वेश्चन अब ये मुकम्मल हुआ आपका विंटर 2019 का। अब मैं जब आपके क्वेश्चंस देख लूं, अगर हमने ऑलरेडी एनपीवी 12% की बजाय 10% पे कैलकुलेट करते तो क्या आंसर में कोई चेंज आता? अगर नहीं तो पार्ट सी में हमें एनपीवी कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, इंटरप्रिटेशन बता देते हैं। पहले क्वेश्चन में, इसके पहले पार्ट में आइएगा। पहले पार्ट में उसने जो रिक्वायर की है ना, अगर आप देखो वो लिख रहा है कि 15% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे एनपीवी निकालो। ठीक है जी, 15 पे। अच्छा, दूसरा ये है कि हमने इसको, आपकी बात अब इसको अगर पिक करूँ तो ठीक है, अगर आप यहाँ 10% लेते तो वहाँ इंटरप्रिटेशन कर देते, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम 10% लेते तो मैं यहाँ पर इंटरप्रिटेशन इसकी यही ले लेता डायरेक्ट। ठीक है, ये आपकी बात को एग्री करता हूँ। पे बैक 3.83, देखो पे बैक जी, अब ईयर 1 भी काउंट नहीं हो, यहाँ काउंट इसलिए नहीं होगा कि ये भी इन्वेस्टमेंट ईयर।
हमारा प्रोजेक्ट में जो असल में जहां इन्वेस्टमेंट ईयर कंप्लीट होता है उसके बाद पे बैक शुरू होती है। 2 साल तो पैसा लगाना है ना। अब ये समझ लो जैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करते हो, 2 साल तक आप पैसा लगा रहे हो। अब जब वो ऐसा लगा चुके होगे, पे बैक वहां से शुरू होगा, इसलिए आप इसमें फर्स्ट ईयर नहीं लोगे। इससे पहले जो क्वेश्चन आप फर्स्ट लेते रहे हैं, वहां पर जो बेसिक लॉजिक होती थी वो सिर्फ इतनी थी कि 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट होती थी, फर्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इस वजह से ये आपको फर्क नजर आ रहा है। एन्युटी में पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हुए जस्ट फार्मूला नहीं लगेगा। देखो फार्मूला लग सकता है उस तरह, लेकिन यहाँ पर आप फिर वो सेकेंड ईयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, इसलिए बेहतर है कि आप उसको इसी तरीके से कर लो। ठीक है, फार्मूला भी लग सकता है। ओके, एन्युटी का फार्मूला मैंने पेपर पे लिख के नहीं भेजा, चलो मैं लिख लेता हूँ और आपको भेज देता हूँ। फार्मूला इन ऑन पेज। देखिए 5 है, 4 नहीं है, क्योंकि इसमें सेकंड से शुरू हो रहा है। एन्युटी 4 ईयर की है, ये जो आपने क्वेश्चन किया है। सर रेस टू पावर -n, आपने बोला 4 था और लिखा 5 है जी, बिल्कुल ठीक है। मैंने 4 इसलिए बोला था कि मैं अब भी बोल रहा हूँ कि एन्युटी का जो पीरियड है वो 4 साल का है। ठीक है, लेकिन इसमें 1 साल जो है ना पहला माइनस करना पड़ेगा मुझे, इसलिए मैंने 5 लेके उसमें से 1 साल का फैक्टर माइनस कर दिया, इस वजह से वो आएगा। 1 साल का इसलिए कि एन्युटी सेकंड ईयर से शुरू होगी, इसको डिलेड एन्युटी कहते हैं। मैं जरा इसका कॉन्सेप्ट आपको अलहदा से भी बता देता हूँ, जरा देखिएगा ये होता क्या है, ये कैसे डिले होती है। जैसे ये मैंने कैलकुलेट किया ना, जरा 15% पे जाता है, कोई भी फिगर दे दो, नॉर्मल मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ईयर 1 का जो फैक्टर होगा, ये मैंने 1 से चल, ईयर 1 का फैक्टर 1 होगा, 1/1.15। ठीक है, ये टेबल है, समझ ले, ये समझ ले कि आपको क्वेश्चन में टेबल दी। मैं इसको 5 ईयर तक लेके जाता हूँ, 1 टू 5 ईयर तक है। तो सेकेंड ईयर का मैं लूंगा फैक्टर, तो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड किया 1.15 पे, और उसके बाद ये नीचे तक लेगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ ये बेसिकली करते क्या है। देखिए ये 5 साल है, तो चूंकि हम फार्मूले में तो हम 5 साल पूरे लगा के इसको माइनस करना है, मुझे एनविटी चाहिए इस पीरियड की, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, यानी इन 4 का मुझे टोटल चाहिए, जो कि बनता है 2 पॉइंट, इसको देख लो ये सम आ रहा है, अगर मैं इन चारों को टोटल करूं 2.483। फार्मूले में मैं ये 4 पुट करूंगा तो वो 1 2 3 4 पिक कर लेगा। फार्मूले का असूल एक ही है, वो 0 से स्टार्ट करता है, यानी 1 2 3 4। अगर मैं n4 पुट करता हूं तो 1 2 3 4 लेगा, मुझे चाहिए 2 3 4 5। इस वजह से मैं क्या करूंगा कि पहले अगर फार्मूला यूज करना है तो पहले मैं 5 पूरे लूंगा, और उसमें से पहले साल का फैक्टर जो अलहदा लिखा माइनस कर दूंगा। और अगर आप टेबल ले रहे हो तो ज्यादा आसान है, टेबल में बस वही साल उठाओ जो लिखे हुए हैं, 2 3 4 5, ये 2 3 4 5, ये वो वैल्यू है। होपफुली आप अंडरस्टैंड इसको कर दियो। अच्छा, अभी आप एक क्वेश्चन कर रहे हो विंटर 17 का, आई थिंक। जी ईयर वाइज भी कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। अभी मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, इसको मैं कर दूं। हाँ जी, कि आपने विंटर एग्जामिनेशन 2021 क्वेश्चन नंबर 10 जो करवाया था, उसमें ईयर 1 भी इन्वेस्टमेंट पीरियड था, वहां पे आपने प्लेबैक पीरियड के लिए ईयर 1 को काउंट किया था। माइट भी वो फार्मूला लगाते हुए कर दिया हो, लेकिन नहीं करते उसको। ठीक है, हो सकता हो गया हो, आप ठीक कह रहे होगे।
लेकिन चूंकि मैं अक्सर फार्मूला ही लगा रहा होता हूँ, खुद कर रहा होता हूँ, तो कई दफा कॉपी करते वक्त हो चुका हो सकता है, तो आपने नहीं लेना, आपने इन्वेस्टमेंट पीरियड के बाद से पे बैक को शुरू करना, जैसे आज मैंने की। अच्छा जी, अब आगे चलते जी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। A company is considering an investment proposal या investment of an item of equipment costing 250,000। ये मेरी इन्वेस्टमेंट आ गई जो ईयर 0 में आएगी। द इक्विपमेंट वुड बी यूज्ड टू मेक अ प्रोडक्ट। इक्विपमेंट हम यूज करेंगे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी ₹10 per unit and the variable cost per unit, all cash cost would be 6 per unit, यानी ₹6। The project would have 4 years life and sales are expected to be this। ये सारी सेल आ गई हमारी यूनिट्स। There will be additional fixed cash overhead of 50,000 each year as a result of the project। हर साल 50,000 हमारी फिक्स कैश ओवरहेड भी होंगे। Company expects no impact of inflation during the life of project। Company's cost of capital is 12%। ठीक है, और इसके अंदर भी टैक्सेशन नहीं। जब टैक्सेशन ना हो तो कैश फ्लो हमें बस चाहिए होता है, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स का कॉन्सेप्ट हमें नहीं चाहिए। तो अब इसके लिए हमें कैश फ्लो बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में भी। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अ कंपनी A company is considering an investment। अच्छा ये अब आ जाए इस पे। 4 साल का पहले मुझे निकालना पड़ेगा, 5 साल का डेटा है, उसी तरह लेते हैं ईयर्स। इसको इस फॉर्मेट में करें, जहां कैश फ्लो इस तरह निकालना हो तो इस फॉर्मेट में करें। ठीक है जी, ईयर 0 ज्यादा आसान हो जाएगा। 0 1 2 3 4। ठीक है जी, ये मैंने सारे ईयर्स लिख लिए। अब यहाँ पे आइए, जैसे जैसे क्वेश्चन में आ रहा है लिखते जाए। देखिए, कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ आइटम इक्विपमेंट 250,000 की इन्वेस्टमेंट में करूंगा, और इन्वेस्टमेंट किस साल में होगी? यकीनन 0 ईयर में 250,000। उसके बाद इक्विपमेंट वुड बी यूज्ड टू मेक अ प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी 10 पर यूनिट। ओके, अब पहले साल में 20,000 यूनिट सेल कर रहे हो, ये सेल है 20,000 यूनिट्स, और एक यूनिट 10 रुपए में सेल होगा, तो 20,000 इंटू 10, 200,000 पहले साल सेल होगी। सेल से कैश इनफ्लो होता है। दूसरे साल 40,000 यूनिट सेल करोगे तो 4 लाख रुपए सेल होगी। तीसरे साल 60,000 यूनिट सेल करेंगे तो 6 लाख रुपए सेल होगी। और फोर्थ ईयर 20,000 यूनिट सेल करोगे तो 200,000 हमारी सेल्स होगी। उसके बाद हमें चाहिए, आगे पढ़िए, तब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ऑल कैश कॉस्ट वुड बी 6। अब इस पे वेरिएबल कॉस्ट आएगी, और वो कह रहा है कैश कॉस्ट है, तो 6 पर यूनिट है। अब पहले साल 20,000 यूनिट अगर आप बनाकर बेचते हो तो 6 रुपए कॉस्ट आएगी इस पे, 6 रुपीज। तो 20,000 इंटू 6, 120,000, इससे कैश आउटफ्लो होगा। दूसरे साल 40,000 इंटू 40,000 इंटू 5, सॉरी 6 रुपीज कॉस्ट है ना, टू 40,000। तीसरे साल 60,000 इंटू 6, 360,000। और चौथे साल फिर 20,000 यूनिट सेल करोगे, 20,000 इंटू 6, 120,000। वेरिएबल कॉस्ट के बाद देखें तो आपका नेक्स्ट दिया हुआ है फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट 50,000 हर साल में। तो फिक्स कॉस्ट लीजिएगा और हर साल में 50,000 माइनस कर। ठीक है, अब यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% दिया हुआ है। अब यहां पे कैश फ्लो निकाल लो, नेट कैश फ्लो। इसको सम किया तो 0 ईयर का कैश फ्लो -250 है,
इससे अगले सालों में देखें, हर साल का टोटल करते जाए तो पहले साल कैश इनफ्लो 30,000 होगा, दूसरे साल कैश इनफ्लो 110,000 होगा, फिर 190,000 होगा, फिर 30,000। ये सारा मैंने कैश फ्लो आपके सामने कैलकुलेट कर दिया, नेट कैश फ्लो। अब यहां से मुझे डिस्काउंट फैक्टर चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12%। इसने क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें दिया हुआ है 12%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। तो यहाँ पहले साल कैलकुलेट करते हैं। 0 ईयर का तो फैक्टर आप 1 होता है, पहले साल का 1 डिवाइडेड बाय 1.12, फिर इसको डिवाइड किया 1.12 पे 12%, इस तरह ये वैल्यू लेते जाओ तो आखिरी वैल्यू आ गई 0.636। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई, प्रेजेंट वैल्यू यानी 250 इंटू 1, 250,000, 30,000 into 0.893, 26786, 110,000 into 0.797, 190,000 into 0.712 और 30,000 into 0.636। अब मैं यहां पर एनपीवी निकाल लेता हूं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप इस सारों को सम कर दें, 18,781 इज द आंसर, और यही मेरा एनपीवी है। और इसमें कोई डिसीजन नहीं मांगा हो, और अगर मांगा हो तो पॉजिटिव है तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, इसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो आज, बिल्कुल ये 1 ईयर में भी इन्वेस्टमेंट है, तो आपका पे बैक यहां से शुरू होगा, सेकेंड ईयर से, ठीक है। ये जो सेकेंड ईयर है ये फर्स्ट ईयर बुलाएगा पे बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए आपने ये क्वेश्चन किया है, एक मिनट यहां से मैं चलता हूं। अच्छा आगे चलिए। दिस इज अ प्रॉफिट नॉट अ कैश फ्लो। जी, देखो इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जितने भी अमाउंट है सेल माइनस मला लागे मला बलूची मुरा लगे सही। तो माइक ऑफ कीजिएगा, किसका माइक ऑन है? If you want to ask a question, please ask me, या otherwise mic off कीजिएगा। मेरे से आईडी बनी हुई है तो उसमें मैं इस्तेमाल नहीं करता। ये तस्वीरी का नाम बस ये मर गए थे प्लीज आप माइक ऑफ कीजिएगा। ओके, अच्छा जी, आपका क्वेश्चन ये है कि ये कैश है या आपका कैश है या आपका प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तब होता जब मैं डेप्रिसिएशन भी लेस करता। देखो इसमें जो सेल की है वो कैश में है, वेरिएबल कॉस्ट भी कैश में है, फिक्स कॉस्ट भी कैश में है, ठीक है। जब सारा कुछ कैश में है तो इसका मतलब जो आंसर मैंने निकाला है वो प्रॉफिट नहीं है, वो कैश फ्लो, ये जो मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है, दिस इज अ कैश फ्लो। ओके, और कोई क्वेश्चन था आप लोगों का? अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में आपने लिखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए पहली बात याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल लाजमन दिया होगा। अच्छा, अब आ जाए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला कैसे जाता है, वो एक अलग टॉपिक है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, वो अलग है, और उस पर अगर क्वेश्चन आया तो वो सेपरेट आया। वैसे पिछले पेपर में अभी तक नहीं आया हुआ, लेकिन कोर्स में है वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। ओके, अब आइएगा, ये 8 क्वेश्चन तो हमने कर लिया था। अब ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी कर लेते हैं।
पे बैक पीरियड का छोटा सा क्वेश्चन है। कंपनी हैज इन्वेस्टेड 150,000 इन अ बिजनेस, इट्स एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज एज अंडर। ये आपके 5 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं और आपका पे बैक पीरियड ऑफ प्रोजेक्ट आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये जो 2005 है ये ईयर 1 है जहां से कैश फ्लो आपका आ रहा है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आपने 2005 के स्टार्ट में की है, इन्वेस्टमेंट आपने 2005 के स्टार्ट में की है। Question number 9. That is payback. Years लेते हैं जी, उसमें जितने क्वेश्चन में दिए हुए हैं सारे ले लेते हैं years। ईयर 0 जो है वो 2015 का स्टार्ट है और उसके बाद 2005 जो है वो ईयर 1 होगा एंड सो। और इसके बाद हमें कैश फ्लो चाहिए। देखिए 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट है मेरी 150,000। उसके बाद पहले साल में कैश फ्लो है 40,000, सेकेंड ईयर में 50,000, 60,000, 70,000 एंड 80,000। अब एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो निकालिएगा। जीरो ईयर का ये आ जाएगा, देन इस पे प्लस किया, दैट्स ऑल। अब देखो यहाँ पर जहां तक ये 0 आ रहा है बस वहां तक पे बैक। ये तो बहुत सिंपल सा है, पे बैक पीरियड। 0 को छोड़ दें, यहां से हम चलेंगे 1 1 1, यानी 3 इयर्स इज द पे बैक पीरियड। इसको सम कर लें तो ये आपका पे बैक पीरियड आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब अगले टॉपिक पे मैं जाऊंगा। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वेश्चन 8? क्वेश्चन 8, इसमें विंटर 2010 का पेपर उठाते हैं, पेपर भेजे थे विंटर 2021। इसका क्वेश्चन नंबर 10 और इस पे ये 4 चीजें कैलकुलेट करनी है। पे बैक पीरियड वहां लिखा नहीं, रेलेवेंट रह गया। पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआर इस क्वेश्चन के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये 4 चीजें कैलकुलेट करनी है। पे बैक पीरियड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड पे बैक, और ये मैंने करवाया था आप लोगों को। ठीक है, ये 4 चीजें आपने कैलकुलेट करनी। ओके, इसको बाद में फॉरवर्ड करता। अच्छा, अब आप लोगों का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 में 2016 क्यों लिया? 2016 इसलिए लिया कि हम एंड शो कर रहे हैं, अदरवाइज आप इस तरह भी लिख सकते हो, कोई इतना मसला नहीं। आप 2016 ना कंफ्यूज हो रहे हो तो ना, आप इसको लिखो 2017, लेकिन आप साथ लिखो स्टार्ट। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ 2017 का स्टार्ट ईयर का, तो चलो एक ही बात, क्योंकि नॉर्मली हम यहाँ जो लिखते हैं ना वो एंड ऑफ ईयर, तो 2016 का एंड 2017 का स्टार्ट इक्वल होता है, इसलिए मैंने दिया। तो आप 17 स्टार्ट करें। ओके। अच्छा, अब आप लोगों का बार बार क्वेश्चन, जब से मैं ये टॉपिक शुरू किया 2-3 लेक्चर हो गया, और आपको क्वेश्चन था कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, तो मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज always known as weighted average cost of capital. Most of the cases हम इसको weighted average cost of capital, मुख्तसर तौर पे लिखने के लिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखते हैं, और इसको हम वैक भी कहते हैं, WACC, being weighted average cost of capital। बेसिकली होता क्या है, देखो कोई भी बिजनेस में
जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसका एक कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? यानी मीन उसका जो उसने जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की है उसका सोर्स कहां से आया। You know that the capital structure or investment sources are comprised of two things. First is equity and second is debt. अब एक एक चीज को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, इक्विटी एंड डेट, ठीक है। यानी या तो आप शेयर इशू करोगे या आप बॉन्ड्स लोन वगैरह लोगे। जब मैं इक्विटी की बात करता हूं तो इक्विटी में दो आ जाती हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर्स और सेकंड प्रेफरेंस शेयर्स। जब मैं बात करूंगा डेट की तो डेट पे एक तो बॉन्ड्स आते हैं जिसको आप डिबेंचर्स कहते हो, बॉन्ड डिबेंचर्स वगैरह आते हैं। इसके अलावा बैंक लोन है, वो भी आपका डेट है, ठीक है जी। इवन लीज पे अगर कोई आपने अमाउंट ली है, लीज पे कोई चीज ली है तो लीज लाइबिलिटी जो है वो भी आपका डेट है। तो आप बिजनेस में जो पैसा लगाते हो वो मुख्तलिफ सोर्स से आता है, कुछ शेयर से आता है, कुछ प्रेफरेंस शेयर से आता है, यानी शेयर्स में ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर से, कुछ बॉन्ड्स के थ्रू आप जनरेट करते हो, कुछ लोन के थ्रू करते हो, कुछ लाइबिलिटी के थ्रू, लीज के थ्रू करते हो। अब मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखो, जब मैं ऑर्डिनरी शेयर्स की बात करूंगा, इसको मैं जरा यहाँ अलग से लिख देता हूँ। इक्विटी की जो पहली टाइप है वो मैं यहाँ लाता हूँ, ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है जी। ऑर्डिनरी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, और दूसरी है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स। इस तरह का ऑर्डिनरी शेयर पे जो आप पे करते हो वो दैट इज डिविडेंड, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर पे डिविडेंड पे करते हो और प्रेफरेंस शेयर पे भी जो पे करते हो वो डिविडेंड है। सिर्फ फर्क ये होता है कि प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड होता है वो हमारा फिक्स्ड नेचर का होता है, यानी हमें फिक्स डिविडेंड देना है। अगर 10% प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं मैंने तो 10% ही मुझे उसमें पे करना है। ऑर्डिनरी शेयर का तो अलग है, ऑर्डिनरी शेयर पे जो डिविडेंड है वो फ्लक्चुएट करता है, कभी हम कम डिविडेंड देते हैं, कभी ज्यादा डिविडेंड देते हैं, कभी जीरो डिविडेंड देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब इसी तरह डेट में आएंगे तो डेट में तीन टाइप मैंने आपकी डिस्कस की, और तीनों पे जो हम पे करते हैं दैट यू नो दैट इंटरेस्ट, चाहे वो आपका बॉन्ड हो उस पे भी हमने इंटरेस्ट पे करना है, बैंक लोन लिया हुआ है उस पे भी इंटरेस्ट पे करना है, लाइबिलिटी लीज की है उस पे भी इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन इन तीनों पे इंटरेस्ट सेम नहीं होगा, इन तीनों पर इंटरेस्ट सेम नहीं होगा। अब फर्ज करें, मैं आपसे, चले मैं आसान करता हूं कि मैं डिविडेंड पे कर रहा हूं 15%, ये सारी मैं परसेंटेज में लिखता हूं, ठीक है जी। मैं 15% आपका डिविडेंड पे कर रहा हूँ ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर पे मैं 12% पे कर रहा हूँ, बॉन्ड पे मैं 10% इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, लोन पे मैं 11% पे कर रहा हूँ, लीज पे मैं 9% पे कर रहा हूँ। अब देखो, मैंने ये सारी इतनी इतनी पेमेंट कर रहा हूँ, लोगों से पैसा लिया हुआ है और आगे लगाया हुआ है, और लोगों को मैंने ये पेमेंट करनी है 15%, 12%, 10%, 11%, 9%। तो व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जो मैंने कैपिटल जनरेट किया है लोगों से इक्विटी और डेट की फॉर्म में, उस पे जो मैं अमाउंट पे कर रहा हूं उसकी कॉस्ट क्या है। दिस इज नॉन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जब मैं इसको एवरेज करूंगा उसको हम वेटेड वैक कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला की फॉर्म में अगर आए तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको भी मैं आपको फॉर्मूला जो है वो पेज पे लिख के भेज दूंगा, उसके मुताबिक फिर मैं समझा भी दूंगा। अभी मैं आपको टेबल में समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम ये करते हैं कि जैसे फिक्टिशियस वैल्यू ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए कि हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर जो है हमारे पास उसमें क्या क्या है। मैं ये पांचों चीजें लेता हूँ जी, ऑर्डिनरी शेयर्स भी हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, बॉन्ड्स भी है, लोन भी है, बैंक लोन, और लीज लाइबिलिटी।
अच्छा, अब आपने ये बताना है कि कितनी कितनी अमाउंट जो है इन मिलियन, चले कैलकुलेट कर लेते हैं, कितने मिलियन का आपने शेयर कैपिटल लिया हुआ है। फर्ज करें हम कहते हैं जी 70 मिलियन, 700 मिलियन का शेयर कैपिटल है, 200 मिलियन का मेरे पास शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं, 500 मिलियन के मैंने बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं, 150 मिलियन के मैंने लोन लिए हुए हैं, और 50 मिलियन की मेरी लीज लाइबिलिटी है। ठीक है, ये बेसिकली बुक वैल्यू है, यानी जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू जितनी जितनी अमाउंट आपने लोगों से ली हुई है, ये वो अमाउंट आ गई। ठीक है, अब इन पर जो रिटर्न पे कर रहे हैं, यानी रिटर्न जो हम पे कर रहे हैं, वो कितने कितने परसेंट दे रहे हैं, मैं इन्हीं को उठा लेता हूँ। यानी आपका रिटर्न जो हम पे कर रहे हैं वो ये आ गया 15%, 12%, यानी ऑर्डनरी शेयर पे मैंने 15% डिविडेंड देना, प्रेफरेंस शेयर पर 12% डिविडेंड देना, बॉन्ड पे 10% इंटरेस्ट पे करना, बैंक लोन पे 11% इंटरेस्ट पे करना, लीज लाइबिलिटी पे 9% इंटरेस्ट पे करना। अब इसको मैं पहले कैलकुलेट करता हूं कि अगर मुझे 700 मिलियन मैंने ऑर्डनरी शेयर पे लिया है, तो मुझे डिविडेंड कितना पेमेंट करना पड़ेगा, या मैं पेमेंट कितनी करूंगा, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर 700 मिलियन के मैंने शेयर इशू किए हैं और इस पर 15% इंटरेस्ट, सॉरी, डिविडेंड रिटर्न मैंने उनको देना है, तो आई हैव टू पे 105 मिलियन। ठीक है जी। इसी तरह 200 मिलियन मैंने प्रेफरेंस शेयर अगर इशू किया हुआ है और 12% उस पर मैंने इंटरेस्ट पे कर, डिविडेंड पे करना है, तो 24 मिलियन का इंटरेस्ट ये आ गया। अब इसी तरह अगर मैं कैलकुलेट करूं बॉन्ड पे, तो 500 मिलियन का 10%, 50 मिलियन का मैंने इंटरेस्ट पे करना है। बैंक लोन में देखें तो 617 मिलियन पे करना है, लीज पे 5। इसको हम डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेसी आपको नजर आएगी। ठीक है जी, इसको 2 डेसिमल तक करें। तो ये वो अमाउंट है जो आपने लोगों से ली हुई है, बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई है। ये वो अमाउंट है जो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपने रिटर्न देना है। जब इसको मैं टोटल करता हूं, तो टोटल मैंने पेमेंट करनी है 200 मिलियन। और कितनी पेमेंट के अगेंस्ट, यानी इसको भी टोटल कर लें, यानी मैंने लोगों से ओवरऑल जो रकम ली हुई है वो 1600 मिलियन, और मैंने 1600 मिलियन के अगेंस्ट 200 मिलियन पे करना है। सो व्हाट इज अ वैक? वैक इज इक्वल टू ये 200 जो पेमेंट करनी है डिवाइड कर दो 1600 into 100, दैट इज द वैक। अब इसको कैलकुलेट करते हैं यहां पर, तो ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय 16 into 100, और इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं और इसको पॉइंट्स में लेके जाऊं, तो 12.50% जो है वो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगा, जिसको हम दूसरे लफ्जों में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी टू कैलकुलेट, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट। ठीक है, फॉर्मूले में भी हम इसको बताएंगे कि किस तरह है, वो मैं लिख दूंगा। ये जो कैलकुलेशन की है, दिस कैलकुलेशन वाज बेस्ड ऑन बुक वैल्यू, यानी जो जितना मैंने लोन लिया था, ठीक है, जितना मैंने शेयर लिए थे, ये उसकी बुक वैल्यू था। लेकिन सम टाइम एग्जामिनर ये कहता है कि वैक शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू पे नहीं कह रहा, मार्केट वैल्यू पे कह रहा है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि पहले बुक वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं मार्केट वैल्यू पे, पहले बुक वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं मार्केट वैल्यू पर। ठीक है, उसके बाद फिर हम कोई रिटर्न लगाकर जो पेमेंट निकाल रहे हैं उसको उस पर कैलकुलेट कर देंगे। यानी सारी कैलकुलेशन ये सेम है, सिर्फ एक कॉलम का इजाफा कर दो, चले आसान कर दो। अगर मैंने इसको कैलकुलेट करना है, ये है बुक वैल्यू आंसर। अगर मैंने मार्केट वैल्यू लेनी है, तो फिर ये कैलकुलेशन अभी चेंज नहीं होगी, ये सेम। अब मैं सिर्फ यहां पर मार्केट वैल्यू निकालूं, जो यकीनन क्वेश्चन में हमें बताया होगा। अब जैसे ऑर्डनरी शेयर का फर्ज करें, वो कहते हैं जी कि इस वक्त शेयर 12 रुपए का, 12 रुपीज का। ठीक है, तो नॉर्मल शेयर 10 रुपीज का। तो इसका मतलब ये जो शेयर है 700 into 12/10,
जब ये एग्जांपल लूंगा ना प्रॉपर लिख कर, अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि आज के लेक्चर में जो टाइम था मैंने कहा थोड़ा सा ब्रीफली इसको डिस्कस कर लें, बाकी इसको मैं डिटेल में सारा बताऊंगा ये कैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो 840 मिलियन जो है वो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गई ऑर्डिनरी शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू अगर वो कहते हैं जी कि ये 5% ज्यादा हो गई है, 5% ज्यादा, तो इसको 5% बढ़ा दूंगा। अब बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू वो कहता है जी 95% है, तो इसको 95% पे कर देता हूं। जबकि बैंक लोन की और लाइबिलिटी की वो कहता है जी मार्केट वैल्यू सेम। सिर्फ मैंने ये कैलकुलेशन कर, अब जब मैं वैक कैलकुलेट करूंगा, वैक ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू, अब ये मार्केट वैल्यू बेस कैलकुलेट कर, तो फिर 200 को मैं 1600 पे डिवाइड नहीं करूंगा बल्कि 1725 पे डिवाइड करूंगा। 200 को पहले हमने 1600 पे डिवाइड किया था क्योंकि ये बुक वैल्यू है, लेकिन अगर जिस क्वेश्चन में ये मार्केट वैल्यू बेस कह दें तो पहले आपने मार्केट वैल्यू निकालनी है, और मार्केट वैल्यू निकालने के बाद फिर उसको आपने परसेंटेज पे कन्वर्ट करना है। अब इसको कैलकुलेट किया 200 डिवाइड बाय 1725 इनटू परसेंटेज, तो मार्केट वैल्यू पर 11.59% जो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनता है। इन्वेस्टर जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वैक कैलकुलेट करते हैं वो मार्केट वैल्यू को प्रेफरेंस देते हैं। कंपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जब कैलकुलेट करेगी तो वो बुक वैल्यू को प्रेफर करेगी, क्योंकि कंपनी ने जो रिटर्न देना होता है, पैसे वापस करने होते हैं, वो उस उतनी रकम वापस करनी होती है जितनी लोन के तौर पे ली है, अदर देन इंटरेस्ट। ठीक है, इस वजह से हम उसको सेपरेट लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टर जो है वो मार्केट वैल्यू को लाजमन देखते हैं। ठीक है, डेट और इक्विटी के इंटरेस्ट रेट सेम हो सकते हैं जी, बिल्कुल हो सकते हैं, जो दिया हो उसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे, अगर सेम दिया हुआ है तो सेम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दूसरा, वुड दिस बी अ सिंपल एवरेज? नॉट एट ऑल, इट इज नॉट अ सिंपल एवरेज। अगर आप गौर से देखो ये वेटेड एवरेज है, हमने उसके वेट को भी लिया है, वो जो प्राइस है दैट इज अ वेट। ठीक है, इस वजह से हम इसको सिंपल एवरेज ट्रीट नहीं करें। ओके, अब आपको क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। 5-6 मिनट है मेरे पास आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट इस पे शुरू करूंगा क्लास में। जी, एनीवन वांट टू आस्क क्वेश्चन? हैंड रेस कीजिएगा या टाइप कीजिएगा, मैं जवाब देता हूँ। इसमें पेमेंट कॉलम चेंज नहीं होगा। ठीक है, पेमेंट कॉलम आपका सेम रहेगा। और वो अगर अच्छा, नमाज का टाइम तो अभी है अभी 5:15 बजे होती है जमात। मार्केट वैल्यू का मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। रिडीमेबल भी शेयर्स गिवन इंटरेस्ट और डिविडेंड। ओके, अब यहाँ मैं थोड़ी सी आपको चीज बता देता हूँ। जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर्स वो दो किस्म के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिसको कहते हैं इररिडीमेबल। ठीक है, और एक होते हैं रिडीमेबल। याद रखिएगा, जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है इस पे जो हम पे करते हैं उसको हम डिविडेंड कहते हैं, वो ये इक्विटी में फॉल करता है। और जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इस पे जो हम पे करते हैं वो इंटरेस्ट होता है। लेकिन हमें इस पे इतना ज्यादा कंसर्न इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें सिर्फ पेमेंट निकालनी होती है कि हमने पैसे देने कितने, वो चाहे डिविडेंड की फॉर्म में हो या इंटरेस्ट की फॉर्म में, वो सेम होता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, अब ये मैं आगे लिख देता हूँ। इट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज इक्विटी एंड इट इज कंसिडर्ड एज डेट। ये दोनों की टाइप डिफरेंट होती है। पेमेंट की इंस्टेंट रेट को भी वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं। डायरेक्ट वेट जो है ना, वेटेड एवरेज का मतलब ही ये है कि आप उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अदरवाइज अगर आप सिर्फ रेट की एवरेज लोगे वो सिंपल एवरेज हो। मिसाल के तौर पे अगर ये तमाम 5 हैं, इसको मैं एवरेज करूँ, ठीक है,
अब मैं इसको जरा डेसिमल दे लो, इसको मैं आपको शो करता हूँ, ये जैसे लिखे हैं आपने, ठीक है। अब अगर मैं इसको एवरेज करूं, ये 2 डेसिमल था, ठीक है जी, ये एवरेज देता है। देखिए क्या फार्मूला लगा देते हैं, एवरेज एट द रेट ऑफ दिस, देखिए 11.40 एवरेज बनती है, और वैक जो मेरा बनता है वो 12.50, ठीक है। अब बेसिकली ये फर्क क्यों आ रहा है वैक और इसमें, आंसर में फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि जिस पर आपने रिटर्न ज्यादा पे करना है उसकी अमाउंट ज्यादा, उसका वेट ज्यादा, और जिस पे इंटरेस्ट कम पे करना है उसका वेट कम है। तो डेफिनेटली यहाँ वेटेड एवरेज जो है वो डिफर करेगी आपकी सिंपल एवरेज। तो डोंट यूज सिंपल एवरेज, या मैं लिख देता हूँ, डोंट यूज सिंपल एवरेज। जी जी। देखें, पहली बात है कि ये जो आपने कॉन्सेप्ट लिखा है कि कैश साल के शुरू में जनरेट होता है, ये पॉसिबल है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी कंपनी में, आज इन्वेस्टमेंट करोगे, आज पैसे कौन देगा, ठीक है, हमेशा एक साल के बाद ही अजूम करते हैं, ये कभी भी नहीं हो सकता कि स्टार्ट होता ही है आज। और कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिल्वर कंपनी, इस क्वेश्चन में इसमें क्या है जी, क्वेश्चन 6 में एनओटी में, देखिए मैंने यहाँ पर अभी आपको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है ये वाला पॉइंट कि आपने इसको 5 मैंने क्यों लिया। देखो, जब मैं एनविटी का फार्मूला लगाता हूँ तो 1 से स्टार्ट करता है हमेशा। अगर मैं -4 लूंगा तो वो पहले 4 साल उठाएगा, 1 2 3 4, और जो आंसर आएगा वो इन 4 का सम होगा, जो कि 2.855 है, जो कि गलत हो जाए। बेसिकली मुझे चाहिए ईयर 2 3 4 5। अब मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता 2 3 4 5 है, ये 4 साल। मैं क्या करूंगा, पहले 5 साल की एन्युटी निकालूंगा, एन्युटी फैक्टर यानी 1 2 3 4 5। इसमें से पहले साल का जो फैक्टर है वो माइनस कर दूंगा, ये देखिएगा -0.870, तो 4 साल का एन्युटी फैक्टर है। ठीक हो गया। चले अब 5 बजे के क्लास में ऑफ करता हूँ, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में